नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरदाना ट्यूटोरियल पर। और जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, और आज हम बात कर रहे हैं, हमारा जो कंटिन्यूसली हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो विक्ट्री ऑन मराठा। इट मीन्स मराठों पर जो विक्ट्री हासिल हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस सीरीज को हम यहाँ पे आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक हमने मराठा विक्ट्री को लेकर अंग्रेजों के जो युद्ध हुए हैं उसमें हमने दो युद्धों के बारे में बात की है, जो कि है फर्स्ट बैटल या फर्स्ट एंग्लो मराठा बैटल एंड सेकेंड वन इज सेकेंड एंग्लो मराठा बैटल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड एंग्लो मराठा बैटल। तो अब हम बात करेंगे तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड युद्धों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या कंडीशंस हुई, एक बार उसे हम रिवाइज कर लेते हैं और सेकंड वाले को भी, फिर हम थर्ड की कहानी जो है वो शुरू करेंगे। देखिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? वो हुआ था 1775 से लेकर 1782 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1775 से 1782 के बीच में हुआ है आपका फर्स्ट, और जो सेकंड है वो हुआ है 1803 से लेकर 1805 के बीच में। ठीक है, और जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर आपका होगा वो होगा 1817 टू 1818 के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड की कहानी को, फिर थर्ड शुरू करेंगे। अब जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1775 में, इसका बेसिकली जो कारण बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है जो पेशवा बनने को लेकर जो होड़ हुई थी, पेशवा बनने को लेकर जो बहस हुई थी, डिस्प्यूट हुआ था उस मुद्दे पर। तो जो रघुनाथ राव थे, बाजीराव के भाई, जो पेशवा बनना चाह रहे थे, और पेशवा बनने के अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने नारायण राव की हत्या कर दी थी। ठीक है, और नारायण राव की जब हत्या की गई तो उनके ऊपर एक मर्डर केस चला था जिसमें उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, और जब उन्हें मृत्युदंड दिया गया तब वो भाग कर चले गए कहाँ पर? सूरत में। और सूरत में अंग्रेजों के साथ उन्होंने एक ट्रीटी कर ली जिसे ट्रीटी ऑफ सूरत बोलते हैं। ठीक है, 1775 में। और अंग्रेजों की हेल्प से 2500 ब्रिटिश फोर्स या 2500 ब्रिटिश सोल्जर्स को लेकर इन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की पुणे की ओर। लेकिन पुणे में पेशवा की जो फोर्स थी उन्होंने इनकी सेनाओं को हरा दिया, और ब्रिटिशर्स को फाइनली एक फ्रेंडली ट्रीटी या फ्रेंडशिप करना पड़ी या फ्रेंडली ट्रीटी करना पड़ी ब्रिटिशर्स के साथ, पेशवाओं के साथ। द ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो साइन की गई 1776 में। इस दौरान पुणे में जो सरकार थी, पेशवा की जो गवर्नमेंट थी, उसे कंट्रोल कर रहे थे नाना फडणवीस। ठीक है, और पेशवा किसे बनाया गया था? तो पेशवा बनाया गया था नारायण राव के छोटे से पुत्र, जो जिसकी उम्र सिर्फ 40 दिन थी तब उसे बनाया गया। ठीक है, जिसका नाम रखा गया था माधवराव द्वितीय या सवाई माधवराव। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात की। फिर 76 के बाद क्या होता है कि यहाँ पे नाना फडणवीस के कंट्रोल में जो पेशवा थे या जो पुणे गवर्नमेंट चल रही थी, वहीं उनके सबसे बड़े सलाहकार जो थे वो महजी सिंधिया थे। कहाँ के? ग्वालियर के। अब यहाँ पे क्या करते हैं 77 में फ्रांसीसियों के साथ थोड़ी सी इनकी फ्रेंडशिप बढ़ जाती है। ठीक है, पेशवाओं की जो फ्रेंडशिप है या पुणे गवर्नमेंट की जो फ्रेंडशिप है वो किसके साथ बढ़ जाती है? फ्रांसीसियों के साथ। और फ्रांसीसियों के साथ वो कुछ ट्रीटी कर लेते हैं और उन्हें वेस्टर्न कोस्ट का जो बंदरगाह है वो उन्हें दे देते हैं। ठीक है, इससे नाराज होकर ब्रिटिश जो काउंसिल थी वहाँ पे, जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी, वहाँ से ब्रिटिश आर्मी का अटैक हो जाता है पुणे के ऊपर। ठीक है, अगेन पुणे की को हराने के लिए यहाँ पे जो पुणे की वो जो सेना है, पेशवाओं की जो सेना है, उसे लीड करते हैं महजी सिंधिया, और बड़गांव के पास ब्रिटिशर्स की सेनाओं को हरा देते हैं। ठीक है, फाइनली ब्रिटिशर्स को अगेन एक ट्रीटी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दैट ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ बड़गांव। बड़गांव की संधि होती है, बट जो कलकत्ता की काउंसिल होती है, जो कलकत्ता की प्रेसिडेंसी होती है वॉरेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में, वो इस ट्रीटी ऑफ बड़गांव को मानने से मना कर देते हैं। ठीक है, और अपनी ओर से 3 सेनाओं को एक के बाद एक भेजते हैं पुणे पर हमला करने के लिए या पुणे गवर्नमेंट को सबक सिखाने के लिए। तो ये जो तीनों सेनाएं आती है, इन तीनों सेनाओं के द्वारा मराठा टेरिटरी की कई सारी रीजन्स को ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, जैसे सालसेट हो गया, बासी हो गया। इसके अलावा ग्वालियर का जो फोर्ट होता है जहाँ पे महजी सिंधिया की टेरिटरी में आता है, उसे ये लोग कैप्चर कर लेते हैं कैप्टन फोफेन के नेतृत्व में। इसके अलावा जो कर्नल केमेक को जो भेजा जाता है तीसरी सेना के द्वारा, उसके द्वारा या उसकी जो सेनाएं हैं वो महजी सिंधिया की सेना को भी पराजित कर देती है ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सिप्री नामक स्थान पर। हालांकि इस पूरे अभियान में ज्यादा नुकसान ब्रिटिशर्स को होता है, या फिर इतिहासकार बोलते हैं बैलेंस रहता है, स्थिति संतुलन में रहती है, कुछ नुकसान इनको कुछ नुकसान इनको होता है।
बट मराठा थोड़े से अच्छी पोजीशन पर होते हैं। देन फाइनली ब्रिटिशर्स को यहाँ पे ट्रीटी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ठीक है। और फाइनल एक जो ट्रीटी होती है 1782 में, द ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ सालवाई। तो इस तरह से 4 संधियां हमें ध्यान रखना फर्स्ट बैटल में, और सालवाई की संधि के साथ ही ये युद्ध क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ब्रिटिशर्स ये मान लेते हैं कि जो पेशवा है वो माधवराव सेकंड है, और इस बात पर भी एग्री हो जाते हैं कि अब वो रघुनाथ राव की हेल्प नहीं करेंगे, उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, और रघुनाथ राव को एक सेपरेट टेरिटरी देकर पेंशन उसकी तय कर दी जाती है, ठीक है। और उसका जैसा कि उसकी डिमांड होती है कि उसका जो पुत्र है उसे पेशवा के एडमिनिस्ट्रेशन में रखा जाए, इस बात पर पेशवा की गवर्नमेंट के लोग राजी हो जाते हैं। और कुछ ऐसी टेरिटरी हैं जो टेरिटरी 1776 से ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई की थी, वो सारी टेरिटरी ब्रिटिशर मराठों को वापस दे दी जाती है। सालसेट की काफी डिमांड रहती है ब्रिटिशर्स की, तो सालसेट जो है वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता है, ठीक है। कौन सी टेरिटरी दे दी जाती है, सालसेट, ठीक है। बेसिन नहीं देते हैं, बेसिन इनके पास ही रहता है। बेसिन किसके पास रहता है, मराठों के पास ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म होता है 1782 में, और फिर 1782 के बाद 20 ईयर तक दोनों के बीच में पीस रहती है, शांति रहती है। और फिर जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है वो शुरू होता है 1803 से 1805। अब ये जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है उसके पीछे के क्या कहानी है, उसके पीछे के क्या कारण है, उसको समझते हैं। देखिए क्या होता है कि 1795 में जो माधवराव द्वितीय है वो 21 ईयर की एज में क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। शनिवार वाड़ा की ऊंची दीवार से कूद कर उनकी वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो बाजीराव सेकंड को अगला पेशवा बनाया जाता है। बाजीराव सेकंड कौन है, तो बाजीराव सेकंड जो थे वो थे पुत्र किसके, रघुनाथ राव के। तो अब जाकर रघुनाथ राव के सपने साकार हुए, और रघुनाथ राव तो नहीं लेकिन उनका पुत्र पेशवा बना, जैसा उन्होंने डिमांड भी करी थी। तो बाजीराव सेकंड पेशवा बनते हैं 1795 में, और ये 1818 तक रहते हैं। अब देखिए रघुनाथ राव के शासनकाल में क्या होता है कि इनकी जो कॉन्फेडरेसी रहती है, अच्छा इनके समय पर क्या, जैसे जो बड़े बड़े लीडर्स थे मराठों के, जैसे नाना फडणवीस हैं या महज्जी सिंधिया हैं, ठीक है, इन लोगों की डेथ हो जाती है 1794 में महज्जी सिंधिया की डेथ हो जाती है पुणे में। और जो नाना फडणवीस है उनकी 1800 में मृत्यु हो जाती है, 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। इससे जो मराठा कॉन्फेडरेसी है उसमें जो उसके और जो पुणे की जो गवर्नमेंट थी उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन था वो थोड़ा वीक हो जाता है, और साथ ही कोई बड़ा लीडर नहीं होता है जो इतने बड़े साम्राज्य को ठीक तरह से कोऑर्डिनेट कर पाए, संतुलन उसमें बना पाए, ठीक है। तो कोई बड़ा नेता नहीं था, मजबूत नेता नहीं था जो सारे साम्राज्य को ठीक तरह से रन कर पाए। बाजीराव सेकंड उतने कैपेबल नहीं थे, उतने सक्षम नहीं थे जैसे पूर्व के पुराने पेशवा थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ना जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी, इसमें आप लोग पता है कि गायकवाड़ हैं, भोसले हैं, इंदौर में होलकर हैं, और ग्वालियर में सिंधिया हैं। तो सिंधिया और होलकर इन दोनों में आपस में हमेशा डिस्प्यूट चलते रहते थे, आपस में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती थी। इस समय जो इंदौर के होलकर्स थे वो काफी शक्तिशाली थे, जिसमें यशवंतराव होलकर उस समय के मराठा सरदार या चीफ थे। और इंदौर की अगर बात करें तो अगर हम बात करें सिंधिया की ग्वालियर के, तो वहां पे जो थे वो थे दौलतराव सिंधिया। दौलतराव सिंधिया महज्जी सिंधिया के ही पुत्र थे, हालांकि दत्तक पुत्र थे जिन्हें अडॉप्ट किया गया था। अब क्या होता है कि यहाँ पे ना जो आपके यशवंतराव होलकर होते हैं वो अपने सोर्सेस को, अपने टेरिटरी को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों तरफ अपने अपने अभियान भेजते हैं। नॉर्थ में भी उनके कैंपेन चल रहे होते हैं और साउथ में भी। साउथ में जब उन्होंने कैंपेन भेजा तो उनका जो भाई था साउथ में, उनका भाई गया हुआ था जिसका नाम था बिट्ठू जी होलकर। बिट्ठू जी क्या करता है, साउथ इंडिया में जब अपने भाई के लिए एक्सपांसन करने जाता है तो ये खुद मराठा पेशवाओं की टेरिटरी को ही लूटना शुरू कर देता है, ठीक है। पेशवा की टेरिटरी में ही प्लंडरिंग शुरू कर देता है। देन क्या करते हैं, पेशवा जो है बाजीराव सेकंड वो आदेश देते हैं और बिट्ठू जी होलकर को किया जाता है, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाकर मृत्युदंड दे दिया जाता है, ठीक है। इस बात से नाराज होकर यशवंतराव होलकर पेशवा की सेना और साथ ही सिंधिया की कंबाइंड फोर्स को मिलाकर क्या कर देते हैं, हरा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेशवा की सेना भी हार गई और जो होलकर सिंधिया की सेना है वो भी हार गई। किसके द्वारा, वो जो हरा दी गई है होलकर, यशवंतराव होलकर की सेना के द्वारा। अब पुणे के पेशवा की जो पूरी टेरिटरी थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया है किसने, होलकर ने। यहाँ पे होलकर ने क्या किया, यहाँ पे एक दूसरे व्यक्ति को पेशवा बना दिया गया, अपने पसंदीदा व्यक्ति को क्या बना दिया गया, यहाँ पे पेशवा बना दिया गया, ठीक है। तो अपने पसंदीदा व्यक्ति को पेशवा बना के वो अपने इंदौर वाले क्षेत्र में वापस आ गया। इस बीच पेशवा जो थे वो भागकर कहाँ चले गए थे, पेशवा भागकर चले गए थे बेसीन या बसाई में। तो वासी चले गए हैं पेशवा और वहां पर ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने 1802 में एक संधि कर ली जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बेसिन, ठीक है। बसाइन या ट्रीटी ऑफ बासी जो उन्होंने की 1800 to 1802 में।
और ये ट्रीटी एक प्रकार की ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस थी, जिसके तहत उन्हें 6000 ब्रिटिश ट्रूप्स दिए गए और उन 6000 ब्रिटिश ट्रूप्स की सहायता से इन्होंने 13 मार्च 1803 में पुनः अपनी जो पेशवा की जो गद्दी थी वो पुनः क्या कर ली थी, ऑक्यूपाई कर ली थी। तो वो पुणे वापस आ गए हैं, पेशवा की गद्दी उन्होंने वापस प्राप्त कर ली है ब्रिटिश ट्रूप्स की हेल्प से। लेकिन साथ ही ये जो ट्रीटी थी ये ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस थी, इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक प्रकार सब्सिडरी अलायंस कर लिया था, सहायक संधि कर ली थी। ठीक है, अब ये जो सहायक संधि थी इसके कई सारे ऐसे कंसेप्ट थे, कई सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो काफी नुकसानदायक थे, जो काफी डिसरिस्पेक्टफुल थे इंडियन रूलर्स के लिए। अब देखिए ये संधि तो हो गई, जिससे कि पेशवा के ऊपर काफी नियंत्रण हो गया, काफी कंट्रोल हो गया और पेशवा कोई भी डिप्लोमेसी, कोई भी पॉलिटिकल रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा था। तो अब ये जो बाकी के मराठा कॉन्फेडरेसी के जो सरदार थे, जैसे कि अगर हम बात करें इंदौर के, ग्वालियर के और साथ ही नागपुर के, देखिए गायकवाड़ों पर अंग्रेजों का ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो वो किसी प्रकार की पॉलिटिक्स से बाहर ही थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो भोंसले होते हैं और जो ग्वालियर के सिंधिया होते हैं और साथ ही इंदौर के होलकर, हालांकि वो थोड़ा सा यहाँ पे दूर है क्योंकि अभी उनका विवाद हुआ था। तो यहाँ पे भोंसले और सिंधिया मिलकर कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से पेशवा को इस संधि से बाहर निकाला जाए और थोड़ा फ्री किया जाए। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये रिवोल्ट या वॉर डिक्लेयर कर देते हैं ब्रिटिशर के खिलाफ। तो भोंसले भी अटैक करते हैं और साथ ही सिंधिया भी अटैक करते हैं और कुछ समय के बाद होलकर्स के भी इन्वेजन शुरू हो जाते हैं, होलकर्स के भी अटैक शुरू होते हैं। तीनों मराठा कॉन्फेडरेसी मिलकर अलग अलग, है ना, मिलकर नहीं, अलग अलग हमले कर देते हैं किस पर, ब्रिटिशर्स पर। लेकिन ब्रिटिशर्स इन तीनों को ही क्या कर देते हैं, अलग अलग युद्धों में पराजित कर देते हैं और अलग अलग कॉन्फेडरेसी के साथ अलग अलग ट्रीटियां साइन की जाती है। ठीक है, उन्हें अलग करने के लिए, उन्हें सेपरेट करने के लिए उन सभी मराठा सरदारों के साथ अलग अलग जो फ्रेंडशिप ट्रीटियां हैं वो की जाती है। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले भोंसले की, तो भोंसले के साथ जो संधि की गई वो थी ट्रीटी ऑफ देवगांव। 1803 में देवगांव की संधि होती है और वहां पे भोंसले को शांत कर दिया था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो लगभग 10-15 दिन के बाद ही संधि जाती है किसके साथ, आपके ग्वालियर के सिंधिया के साथ, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव। तो ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव साइन की जाती है 1803 में, 1803 में। और फिर फाइनली जो होलकर थे, जिनका कंटिन्यूसली युद्ध चल रहा था अंग्रेजों के साथ, वो चलता रहता है और 1805 में, दिसंबर 1805 में उनके साथ भी एक संधि की जाती है जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। तो ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट की जाती है 1805 में और 1805 में इसी संधि के साथ ये युद्ध खत्म हो जाता है, शांत हो जाता है और 1805 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो गया। ठीक है, अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो गया, सभी मराठा कॉन्फेडरेसी के साथ अंग्रेजों ने एक प्रकार से सहायक संधियां कर ली है और इनके ऊपर काफी ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोल और प्रेशर स्टेब्लिश हो गया है किसका, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काफी इन्फ्लुएंस हो गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेजिडेंट थे उन्होंने इन सभी की राजधानियों में, इन सभी की कैपिटल में अपने जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे उन्हें अपॉइंट कर दिया था, जो कंटिन्यूसली या बार बार रीजनल जो पॉलिटिक्स है उसमें इंपैक्ट करते थे, उसमें इंटरफेयर करते थे। और अगर ये देखिए, आप लोगों को पता है कि ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस के क्या कंसेप्ट थे, क्या प्रोविजंस थे, क्या ऐसे पॉइंट्स थे जिसके कारण इनके ऊपर लगातार प्रेशर लगाया जाता था, इनके आंतरिक मामलों में इंटरफेयर किया जाता था। इसी चीज से नाराज होकर होता है कौन सा युद्ध, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अब तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के क्या रीजन बनते हैं, क्या कारण बनते हैं, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें पेशवा की, तो पेशवा अपने एम्पायर को एक्सपांड करने के लिए अपनी कॉन्फेडरेसी के जो चीफ्स थे उनकी हेल्प लिया करते थे। ठीक है, तो एक बात आप लोग समझ गए होंगे कि पेशवा क्या करते हैं। पेशवा को जब भी अपना एम्पायर एक्सपांड करना है या कहीं पे एक्सपेडिशन करना है, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, अपने मराठा जो संघ के सरदार हैं उनकी। जैसे कि इंदौर में आपके होलकर्स हैं, ग्वालियर में सिंधिया हैं, नागपुर में भोंसले हैं और बड़ौदा में गायकवाड़ हैं। तो इनकी मदद से अपने एम्पायर को एक्सपांड करते थे। लेकिन जब भी, अब ये तो है ही है, इसके अलावा और कौन है, क्योंकि आप लोगों ने ये सुना होगा, एक वर्ड आपने काफी ज्यादा सुना होगा, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के समय हम उसी वर्ड को यहाँ पे हम यूज करेंगे, जो कि होता है पिंडारी। ठीक है, ये शब्द आपने सुना होगा, ये वर्ड आपने सुना होगा। और खासतौर से जब हम, एक मूवी भी आई थी सलमान खान की, वीर नाम से। ठीक है, तो सलमान खान की जो मूवी थी वीर, उसमें भी सलमान खान का जो है किस ग्रुप से बिलोंग करता था, तो ही बिलोंग्ड टू द कम्युनिटी ऑफ पिंडारी। ठीक है, तो द ग्रुप ऑफ पिंडारी, तो एक ग्रुप है पिंडारी, उस ग्रुप से बिलोंग करता था। ठीक है, अब पिंडारी कौन थे कौन नहीं थे, इस बात को समझें। तो जैसे कि मैंने बताया भी आप लोगों की, पेशवा जब भी अपने एम्पायर को एक्सपांड करते थे
या किसी एक्सपेडिशन पर जाते थे तो वो किसका यूज़ करते हैं या किससे हेल्प लेते हैं, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि पेशवा कॉन्फेडरेसी यूज्ड टू सपोर्ट पेशवा इन हिज एक्सपेडिशन, ठीक है, एंड एक्सपांसन। और इसके अलावा वो और किसकी सहायता लेते हैं, इसके अलावा और वो सहायता लेते हैं किसकी, पिंडारियों की, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी पेशवा अपने एक्सपांसन पर जाते हैं या मराठा सरदार कोई एक्सपांसन करते हैं तो उनके सहायक होते हैं, उनके हेल्पर्स होते हैं पिंडारी। तो पिंडारी कौन थे, तो पिंडारी समर्थक थे, सहायक थे, किसके सहायक थे, आपके पेशवाओं के या मराठा सरदारों के, ठीक है। जब भी वो किसी एक्सपेडिशन पर जाएंगे, जब भी वो किसी लूट पर जाएंगे, किसी हमले के लिए जाएंगे, तो पिंडारियों को अपने साथ में लेकर जाया करते, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। पिंडारी वर अटैच्ड टू मराठा आर्म्ड एज द मिशनरीज। पिंडारी वर अटैच्ड, तो पिंडारी किसके साथ अटैच होते हैं, मराठा आर्म्स एज मिशनरीज। तो मिशनरीज के रूप में ये मराठा सेनाओं के साथ रहते थे। अब मिशनरीज का मतलब ये है कि इन्हें मराठाओं की तरफ से कोई भी फी नहीं दी जाती थी, या कोई फीस चार्ज नहीं करते थे, किससे, मराठों से, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर रहे हैं, मराठों की तरफ, मराठों की सेनाओं से लड़ते हैं, की ओर से लड़ते हैं। और जब इनकी फीस की बात आती है तो इन्हें मराठों की ओर से ये राइट था कि जिस भी एरिया में अटैक किया गया है, जिस भी क्षेत्र में हमला किया गया है, उस एरिया को लूट के, उस एरिया को प्लंडर करके ये अपना जो धन है वो वसूलते थे, ठीक है। मराठों की ओर से उन्हें ये राइट था कि दे कैन प्लंडरिंग द एरिया वेयर द मराठास इन्वेजन आर हैपेंड, ठीक है। तो जहां पे मराठों ने हमले किए हैं, जहां पे मराठों ने अटैक किए हैं, वहां पे विजय होने के बाद लूट करने का काम कौन करते थे, पिंडारी करते, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि पिंडारीज जो हैं, पिंडारीज वर मेड ऑफ मेनी कास्ट एंड क्लासेस। तो ये किसी एक जाति के लोग नहीं थे, एक धर्म के लोग नहीं थे, इसमें कई सारी कास्ट के, कई सारी क्लासेस के, कई सारे वर्गों के लोग एक साथ मिलकर ये लोग रहते थे, ठीक है। खासतौर से राजस्थान के जो ट्राइबल या जंगली क्षेत्र थे वहां पर ये लोग रहते थे, ठीक है। तो क्या है कि एक किसी जाति धर्म के लोग नहीं है, सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर जो रहते हैं वही लोग थे पिंडारी। इसमें मुस्लिम भी थे, इसमें सिख भी थे, इसमें सभी हिंदू भी थे, ठीक है। तो सभी वर्ग के लोग यहाँ पे पिंडारियों में रहा करते, ठीक है। अब क्या होता है, तो कहानी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इस तरह से समझते हैं। आफ्टर द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, सेकेंड एंग्लो मराठा, मैंने पानीपत नहीं बोला, द्वितीय आंग्ल मराठा वॉर जो 1805 में खत्म हुआ था, उसके बाद मराठास वर बिकम वेरी वीक। इसके बाद मराठा काफी वीक हो गए थे, काफी कमजोर हो गए थे, ठीक है। क्योंकि जितने भी मराठा सरदार थे और जो पेशवा थे उनके साथ सहायक संधि कर ली गई थी, अलग अलग सेपरेट पीसफुल ट्रीटी या फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिससे कि उनके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस था, उनके ऊपर काफी प्रेशर था, काफी पॉलिटिकल उनके ऊपर इंटरफेयर था और काफी नजर उनके ऊपर रखी जाती थी, जिससे मराठा जो थे, सरदार जो थे और पेशवा जो थे वो काफी वीक हो गए थे, काफी कमजोर हो गए थे और वो कोई एक्सपेडिशन नहीं कर रहे थे, वो किसी भी अभियान पर नहीं जा रहे थे। और जब मराठा कोई एक्सपेडिशन पर नहीं जा रहे हैं तो पिंडारियों को भी कोई काम नहीं मिल रहा था, किसकी ओर से, मराठों की ओर से, ठीक है। मराठों की ओर से कोई भी काम नहीं मिल रहा है किसे, पिंडारियों को। तो अब पिंडारियों को कोई काम नहीं मिल रहा है अगर मराठों की ओर से, तो फिर उनका काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि पिंडारी क्या करते हैं, पिंडारी आसपास के रीजन को, आसपास के एरिया को लूट करना शुरू कर देते हैं, लूटपाट करना वो क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। क्योंकि मराठों की ओर से तो कोई काम मिल नहीं रहा है, तो अपना घर चलाने के लिए पिंडारी क्या करते हैं, पर्टिकुलर रीजन में लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। अब आप लोग बताइए, इतने दिनों से मराठों के सहायक थे तो मराठा एरिया में तो लूटपाट करेंगे नहीं, तो किस एरिया में लूटपाट करेंगे, निजाम के एरिया में लूटपाट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा राजपूताना वाले एरिया में लूटपाट करेंगे, इसके अलावा जो कार्नेटिक रीजन है वहां लूटपाट करेंगे, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो रीजन है उसमें लूटपाट करेंगे। अब इन रीजन्स में जब ये लूटपाट की जाएगी तो वहां के जो एरिया के जो रूलर्स हैं वो सब मिलकर किसको शिकायत करेंगे, वो सब मिलकर शिकायत करेंगे किसको, अंग्रेजों को। क्योंकि अंग्रेजों ने उन सारे एरिया के साथ सहायक संधि कर रखी है, ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस कर रखा है, ठीक है। तो उन सारे पर्टिकुलर रीजन से ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस साइन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये जो हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, ये कौन है, ओनली लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1817 में ये तय कर लिया कि अब उन्हें पिंडारियों का खात्मा करना है, पिंडारियों की प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म करना है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें कि जब पिंडारियों का आतंक काफी बढ़ने लगा और उनकी लूटपाट काफी बढ़ने लगी, देन द गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स डिसाइडेड टू सॉल्व दी प्रॉब्लम ऑफ पिंडारीज। तो उन्होंने ये तय कर लिया कि पिंडारियों की समस्या को पूरी तरह से जड़ से हमें क्या करना है, खत्म करना। अब देखिए क्या होता है आगे। ये बात मैंने बताया कि वो प्लंडरिंग कर रहे थे,
ठीक है, क्योंकि मराठों की ओर से उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था। सो दे स्टार्टेड प्लंडरिंग इन द नाइबरिंग टेरिटरीज इंक्लूडिंग दोस ऑफ निजाम, कार्नेटिक, मालाबार एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बात मैंने बताई, ये सब अंग्रेजों के सहायक लोग थे, उन पर्टिकुलर रीजन से इन्होंने प्लंडरिंग करना शुरू की। इससे परेशान होकर ईस्ट इंडिया के गवर्नर जनरल, जिनका नाम क्या था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ने 1817 में पिंडारियों पर अटैक कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स अटैक्ड ऑन पिंडारी। तो जैसे ही पिंडारियों पर अटैक किया, मराठों ने इसे अपनी सोवर्निटी पर क्या माना, अपनी सोवर्निटी पर अटैक माना। ठीक है, किसने, क्योंकि मराठों के सहायक थे ना, तो जब पिंडारियों पर हमला किया तो मराठों ने क्या माना, मराठों ने इस अटैक को अपनी सोवर्निटी पर एक अटैक माना, एक हमला माना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, मराठा कंसिडर्ड इट एज द ब्रीच ऑफ सोवर्निटी ऑफ मराठा एम्पायर। ठीक है, मराठा एम्पायर पर यह हमला माना गया है व्हेन द ब्रिटिशर्स अटैक ऑन द पिंडारीज। अब ये एक बड़ा कारण बन जाता है, ये एक बड़ा कारण बन जाता है किस चीज का, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का। तो हम बात करेंगे जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन, वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ दैट वॉर इज द इन्वेजन ऑन पिंडारी। पिंडारियों पर जो इन्वेजन हुआ है वो एक बड़ा कारण बनता है तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन करने के लिए जो मुहिम थी वो 1817 में शुरू की थी, जो 1818 तक चली थी, और फिर पिंडारियों का पूरी तरह से दमन हो चुका था, खात्मा हो चुका था। ठीक है, तो अब आप लोग समझ में आ गई होगी बात कि यहाँ पे क्या बेसिक एक कारण बन जाता है, तो वो एक कारण बन जाता है आपका ये। अब दूसरा कारण है, उसके ऊपर गौर करते हैं। देखिए, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन हुई थी, ये बात सभी को पता है। आफ्टर द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, मराठा चीफ एंड पेशवा साइंड द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो सभी के साथ अंग्रेजों ने क्या की थी, सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन की थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर एक मराठा चीफ की कैपिटल में एक ब्रिटिश रेसिडेंट को क्या कर दिया था, अपॉइंट कर दिया था। ठीक है, हर एक मराठा सरदार की जो एरिया था, जो टेरिटरी थी, जैसे इंदौर की बात करें, है ना, तो इंदौर में एक रेसिडेंसी थी, ब्रिटिश रेसिडेंसी, जहां पे ब्रिटिश रेसिडेंट निवास करते थे, आज भी है वहां पर। अब वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। ठीक है, वहां पर आज भी उनकी जो फोटो पिक्स वगैरह है, इमेज वगैरह है, वो सब बनी हुई है, आज भी है। ठीक है, तो इस तरह से ना हर एक मराठा सरदार की जो रीजन था, वहां पर एक ब्रिटिश रेसिडेंस को अपॉइंट कर दिया जाता था, ब्रिटिश रेसिडेंसी बना दी जाती थी, और इन रेसिडेंसी में जो रेसिडेंट रहते थे वो हर एक मराठा चीफ पर नजर रखते थे। ठीक है, किसी भी तरह की कोई कंस्पायरेसी तो आखिर वो नहीं कर रहे हैं, तो इस बात पर नजर रखी जाती थी, और हर एक मामले में इंटरफेयर करा जाता था उस रेसिडेंस के माध्यम से, उस रेसिडेंट के माध्यम से जो उन मराठा सरदारों की रेसिडेंसी में रह रहे थे। और ये सिर्फ सरदारों की ही नहीं, पेशवा की जो टेरिटरी थी, पुणे जो था, पुणे में भी एक ब्रिटिश रेसिडेंसी थी, वहां पर भी एक ब्रिटिश रेसिडेंट निवास करता था, और कंटिन्यूअसली वो पेशवा पर नजर रखता था, पेशवा के एडमिनिस्ट्रेशन पर नजर रखता था। और दूसरी बड़ी बात थी कि अब ये लोग आर्मी अपनी नहीं रखते थे। ठीक है, इनकी आर्मी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, क्योंकि अंग्रेजों की आर्मी ही इन्हें रखना होता था। सब्सिडरी अलायंस का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्रोविजन ये था कि जो इंडियन रूलर्स थे उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्स को अपने यहाँ पे रखना पड़ता था, उनका खर्चा भी अपने खर्चे पर ही उन्हें संभालना होता था। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनकी सेना धीरे धीरे खत्म या कमजोर होती जाती थी, और जो ब्रिटिश फोर्स है वही इनके पास रहती थी। ठीक है, अब क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड सेट अप रेसिडेंसी इन द कैपिटल सिटी ऑफ ईच मराठा चीफ। ठीक है, टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन ईच वन ऑफ देम। तो यहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत ही क्लोजली, एक बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी के साथ इनके ऊपर नजर रखती थी कि कहीं कोई कंस्पायरेसी तो नहीं हो रही है, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, इवेंट जो होते हैं ना, कंटेम्परेरी जो कारण बनते हैं युद्ध के, उस बात को समझते हैं। देखिए, परेशान तो सभी लोग थे, पेशवा भी परेशान थे और मराठा जो सरदार थे वो भी परेशान थे, क्योंकि अंग्रेजों का काफी प्रेशर उनके ऊपर हो रहा था, उनके ऊपर काफी प्रेशर था। वो किसी प्रकार के फॉरेन रिलेशनशिप या नेटिव रूलर्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं कर पा रहे थे, कोई एक्सपेडिशन नहीं हो पा रहा था, जिससे वो सारे मराठा सरदार और साथ ही पेशवा जो थे वो काफी परेशान थे। किससे? अंग्रेजों से। अब देखिए क्या होता है, इस बात को समझते हैं, क्या इवेंट होते हैं जिसके कारण युद्ध शुरू होता है। देखिए, अब इन पांचों कॉन्फेडरेसी की अगर बात की जाए, पेशवा और पेशवा को मिलाकर जो 5 कॉन्फेडरेसी थी, उस मराठा जो संघ था उसमें सबसे सपोर्टिव जो थे अंग्रेजों के लिए वो थे गायकवाड़। अंग्रेजों के सबसे सहायक जो थे, जिनके ऊपर अंग्रेजों का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था, वो गायकवाड़ थे। अब क्या होता है, उसी दौरान, उसी टाइम में 1717 के दौरान जो गायकवाड़ थे
गायकवाड़ और पेशवा। उसी दौरान गायकवाड़ और पेशवा के बीच में कोई फाइनेंशियल इशू चलता है, कोई वित्तीय विवाद चल रहा होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है पेशवा ही है जो पूरी कॉन्फेडरेसी के सरदार हेड है और वही जो है टैक्स वसूलते हैं, कर वसूलते हैं। तो फाइनेंशियल कोई इशू चल रहा होता है किसके साथ, गायकवाड़ के साथ, किसका, पेशवा का, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए कि मराठा चीफ गायकवाड़ और पेशवा में कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे होते हैं। तो क्या होता है, इन फाइनेंशियल इशू को सॉल्व करने के लिए गायकवाड़ क्या करते हैं, अपनी ओर से एक अपने मिनिस्टर को भेजते हैं पेशवा के पुणे के दरबार में, जिनका नाम होता है गंगाधर शास्त्री। तो गायकवाड़ की ओर से गंगाधर शास्त्री को भेजा जाता है टू सॉल्व द फाइनेंशियल इशू विद पेशवा, ठीक है। और ये जो गंगाधर शास्त्री जब पेशवा के दरबार में जाते हैं तो पेशवा के एक मिनिस्टर होते हैं जिनका नाम होता है त्र्यंबक जी दांधलिया। तो त्र्यंबक जी दांधलिया त्र्यंबक जी दांधलिया। तो जब ये डिस्कशन चलता है दोनों के बीच में, उसी दौरान थोड़ा सा जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा गंभीर हो जाता है और इससे नाराज होकर त्र्यंबक जी दांधलिया किल्ड हिम, ठीक है। त्र्यंबक जी दांधलिया मर्डर कर देते हैं किसका, गंगाधर शास्त्री का, ठीक है। गंगाधर शास्त्री को किसने भेजा था, गायकवाड़ की ओर से भेजा गया था फाइनेंशियल जो इशू था उसे सॉल्व करने के लिए, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी पेशवा के साथ उसे सॉल्व करने के लिए। बट ड्यूरिंग द डिस्कशन त्र्यंबक जी दांधलिया किल्ड गंगाधर शास्त्री, द मिनिस्टर सेंड बाय द गायकवाड़ गवर्नमेंट, ठीक है। गायकवाड़ जो मराठा चीफ थे उनकी ओर से। अब ये जब होता है तो आप लोगों को पता है कि इनके ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका है, इनके ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेशर के कारण, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दबाव के कारण या इन्फ्लुएंस के कारण पेशवा को प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है। पेशवा को प्रेशराइज किया जाता है कि त्र्यंबक जी दांधलिया को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले किया जाए, बिकॉज ही किल्ड गंगाधर शास्त्री, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पेशवा के मिनिस्टर, पेशवा के मंत्री जिनका नाम था त्र्यंबक जी दांधलिया, उन्हें भेजा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दंड देने के लिए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गंगाधर शास्त्री की हत्या करी, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई। मजबूर होकर, क्योंकि पेशवा हेल्पलेस है, पेशवा के पास उतनी पावर नहीं बची, उतनी अथॉरिटी नहीं बची है, तो मजबूर होकर पेशवा को त्र्यंबक जी दांधलिया को किसके पास भेजना पड़ा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले करना पड़ा, ठीक है। इस व्यक्ति को जो इनके मिनिस्टर थे उन्हें किसके हवाले करना पड़ा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। और ये काफी अच्छे फ्रेंड थे किसके, पेशवा के, उनके एक अच्छे ऑफिसर्स में से माने जाते थे, उनके एक ऑनेस्ट ऑफिसर में से माने जाते थे त्र्यंबक जी दांधलिया। अब त्र्यंबक जी दांधलिया को भेज दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया गया, ठीक है। अब आप लोग समझें कि यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शक ये भी था कि पेशवा कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं कंपनी के खिलाफ, ठीक है। 1817 का ये दौर चल रहा है और यहाँ पे एक शक, एक डाउट पैदा हो गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसके ऊपर, इतने सालों के बाद पेशवा के ऊपर, ठीक है। पेशवा कौन है, बाजीराव सेकंड, कि बाजीराव सेकंड कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं, कोई ना कोई कंस्पायरेसी कर रहे हैं अगेंस्ट द कंपनी। देन क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर पेशवा के साथ एक ट्रीटी साइन करती है, द ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ पूना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी signed a treaty with पेशवा। तो पेशवा के साथ एक ट्रीटी साइन की गई है ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, द ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ पूना, और इस संधि का नाम है पूना की संधि, ठीक है। द ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ पूना। पूना की संधि साइन की जाती है इन 1717
सॉरी 1817 इन 1817। अब इस ट्रीटी के क्या कंसेप्ट होते हैं, इस ट्रीटी के क्या प्रोविजन होते हैं, इस ट्रीटी के क्या प्रावधान होते हैं, तो ये बात समझें। The treaty resulted in the British company, the British gaining control of the territories north of the Narmada river and south of the तुंगभद्रा river। ठीक है, तो इस संधि के माध्यम से नर्मदा रिवर के उत्तर में जितना भी मराठा साम्राज्य था, ठीक है, नर्मदा के उत्तर का जितना भी मराठा साम्राज्य था और तुंगभद्रा के दक्षिण का जितना भी मराठा साम्राज्य था, उन सभी पर ब्रिटिश का नियंत्रण क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी मराठों का जो कंट्रोल था ना, मराठा साम्राज्य में पुणे के पेशवा का जो कंट्रोल था वो कम कर दिया गया है बाय द ट्रीटी ऑफ पूना, कि अब जो है नर्मदा के उत्तर का जितना भी क्षेत्र है वो आपका नहीं रहता है और तुंगभद्रा के साउथ में जितना भी एरिया है वो भी आपका नहीं रहता है। अब उन रीजन पर किसका कंट्रोल होगा, किसका नियंत्रण होगा, तो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होगा। द ट्रीटी रिजल्टेड इन द ब्रिटिश गेनिंग कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड द साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। और साथ ही गायकवाड़ से जो टैक्स वसूला करते थे पेशवा, ठीक है, गायकवाड़ वाली टेरिटरी से जो टैक्स वसूला करते थे वो भी उनका टैक्स वसूलना वहां से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, नाउ पेशवा इज नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ गायकवाड़। अब पेशवा का कोई दावा नहीं बचता है किसके ऊपर, गायकवाड़ों के ऊपर, क्योंकि अब जो गायकवाड़ है उन पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ही किसका है, गायकवाड़ के ऊपर इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा किसका है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये अंग्रेजों के अच्छे खासे फ्रेंड बन चुके हैं और यहां से अब पेशवा अब कोई दावा नहीं कर सकते हैं और यहां से कोई टैक्स नहीं वसूल सकते हैं। और ये कंसेप्ट शुरू होता है आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पूना, और पूना की संधि ही कब साइन की जाती है, 1817 में। अब आप बताइए कि जब हम बात करते हैं तीसरे एंग्लो मराठा वॉर की, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, तो आप लोग इसके पीछे दो कारण को समझेंगे। टू इंपोर्टेंट रीजन बिहाइंड द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज, तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो आता है पिंडारी वॉर। ठीक है, डिमोलाइजेशन ऑफ पिंडारी बाय द ब्रिटिशर्स ने पिंडारियों के खिलाफ जो अभियान शुरू किया था इन 1817, और पिंडारी, चूंकि पिंडारी वाज द हेल्पर्स ऑफ मराठा एंड देयर चीफ्स, तो पिंडारी क्या थे, मराठों के सहायक थे या मराठा सरदारों के सहायक थे, उनके ऊपर जो हमला किया गया है दैट वाज कंसीडर्ड एज द अटैक ऑन मराठा सोवरेनिटी बाय द मराठास। और दूसरा जो बेसिक कारण बनता है वो बनता है ट्रीटी ऑफ पुणे की जो संधि की गई थी, जिसके कारण पेशवा के एक बहुत बड़ी टेरिटरी को अंग्रेजों ने अपने ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, और साथ ही गायकवाड़ों से जो टैक्स वसूलने का या जो गायकवाड़ों के ऊपर जो क्लेम था पुणे का, वो भी क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो पुणे की ट्रीटी और साथ ही पिंडारियों का दमन, दीज वर द टू इंपोर्टेंट रीजन बिहाइंड द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और यहीं से तीसरे एंग्लो मराठा वॉर का बेस बनना शुरू होता है और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का आधार बनना शुरू होता है। अब क्या होगा कि पेशवा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के को सबक सिखाना चाहेंगे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को, रेसिडेंट को, जो उनके ऊपर इतनी कड़ी नजर रख रहे हैं, उनके हर मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे तय कर लिया है पेशवा ने कि अब वो क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबक सिखाएंगे। ठीक है, और इस काम के लिए वो दूसरे मराठा सरदारों को भी क्या करेंगे, अपनी ओर लेने की कोशिश करेंगे, उन्हें भी अपने साथ में लेने की कोशिश करेंगे, और वो चाहेंगे कि हम सब मिलकर, जितने भी मराठा सरदार हैं उन सभी के साथ मिलकर अंग्रेजों की इस कंपनी को सबक सिखाया जाए। ठीक है, अब आप लोग समझें कि इसके लिए जब उन्होंने अपने संदेश भेजे हैं दूसरे मराठा सरदारों को, तो इसमें उनके साथ कौन कौन है जो शामिल होंगे, कौन कौन इनके समर्थक बनेंगे। तो आप लोगों को पता मराठा कॉन्फेडरेसी में कौन कौन होता है, तो मराठा कॉन्फेडरेसी में आप लोगों को पता है इंदौर में है होलकर, ग्वालियर में है सिंधिया, नागपुर में है भोसले, और गुजरात के बड़ौदा में है गायकवाड़। तो ये चार हैं। लेकिन गायकवाड़ों पर तो किसका नियंत्रण था, तो गायकवाड़ों पर तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था। तो यहाँ पे सिर्फ तीन कॉन्फेडरेसी में ही जो है मैसेज भेजे गए थे, एक भोसले, सिंधिया और होलकर। ठीक है, तो ये जो कॉन्फेडरेसी के लोग थे वह रेडी टू सपोर्ट पेशवा, ये तैयार थे, ये रेडी हो गए थे पेशवा को सहायता करने के लिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भोसले, सिंधिया एंड होलकर्स वर रेडी टू सपोर्ट पेशवा। ठीक है, इन लोगों ने पेशवा को सहायता देने के लिए अपनी सहमति दिखा दी थी।